तो शुरू करते हैं क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे CTRM, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। इसी को कई बार हम लोग CRTM, जिसका मतलब होता है कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन। बात एक ही है, बस बोलने का दो अलग अलग तरीका है। अब ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक माना जाता है, बट बहुत आसान है, बिलीव मी। देखो, एक एग्जांपल से अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और आप मान के चलो, अगर इस एग्जांपल को आपने समझ लिया ना, तो CTRM के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसी से रिलेट कर करके बहुत इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो। तो कहानी एक छोटी सी बताता हूँ मैं आपको। इमेजिन करो, अच्छा, आपने साइकिल तो चला रखा होगा कभी न कभी, है ना? अब इमेजिन करो कि आपकी साइकिल अभी स्टैंड पर है, ठीक है? और आप पहिया घुमा रहे हो, आप पेडल को ऐसे से गोल गोल घुमा रहे हो। तो आपका जो पिछला वाला पहिया है वो घूम रहा है, साइकिल कहीं नहीं जा रही, साइकिल स्टैंड पे है। अब मुझे बताओ, क्या पहिया प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है कि नहीं? अपने ही एक्सल पर, अपने एक्सिस पर वो पूरा पूरा पहिया घूमे जा रहा है, आगे तो नहीं जा रहा है। ये पहला केस है, प्योर रोटेशन वाला केस। अब इसमें पहिया के सारे पार्टिकल प्योर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, सारे के सारे पार्टिकल, है ना? एक दूसरा एग्जांपल समझो ऐसे। मान लेते हैं कि आप कहीं रास्ते में जा रहे थे, आपका चेन फंस गया, ठीक है? और पीछे वाला जो पहिया है वो जाम हो गया, वो घूम ही नहीं रहा। लेकिन आप उसको, अब थोड़े दूर पर मैकेनिक है, आप उस पूरे पूरे साइकिल को घसीटते हुए लेकर जा रहे हो, पहिया घूम नहीं रहा पीछे वाला। अब अगर आप पहिए को देखोगे ना, तो वो सीधे जा रहा होगा, वो घूम नहीं रहा है, बस घसीटते हुए आप लेकर जा रहे हो। इस टाइम वही पहिया प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है पहिए का। अब मैं तीसरा केस बोलता हूं जिसमें दोनों साथ में हो रहा है। देखो, अब तीसरा केस लो कि जिसमें आप साइकिल चलाते हुए लेकर जा रहे हो, साइकिल एकदम बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको चलाते हुए लेकर जा रहे हो। अब आपका पहिया ऐसे से गोल गोल घूम भी रहा है, प्लस पूरा पूरा पहिया आगे भी जा रहा है। इसको हम बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। मैं मान के चलता हूँ ये एग्जाम्पल से आप बहुत कुछ रिलेट कर पाएंगे आने वाले अभी जितने एग्जाम्पल मैं दूंगा। देखो, तो सबसे पहले तो एक पहिया बना दो। एक बहुत परफेक्ट सा गोला बनाना है आपको, हालांकि मेरा परफेक्ट नहीं बन पाया है। हम्म अब इमेजिन करो कि ये जो पहिया है, व्हील है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके पास वेलोसिटी है VC, ठीक है? ये मतलब आगे बढ़ने के साथ साथ गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ रहा है पहिया, ठीक है? इसी पहिया के ऊपर यहां पर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल P, जिसके मोशन को आप पढ़ना चाहते हो। आप ये जानना चाहते हो कि उसकी वेलोसिटी क्या है, किसी गिवन टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप ये जानना चाहते हो। ट्रस्ट में, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये काम बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पहिया आगे जा रहा है ना, वो अपनी एक्सिस पर घूम भी रहा है और पूरा पूरा एक्सिस आगे भी जा रहा है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल, पॉइंट पॉइंट पार्टिकल है ना, ये बहुत ही रैंडम मोशन कर रहा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोशन कर रहा है, तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। तो फिर हमने दिमाग लगाया, हमने दिमाग क्या लगाया, एक काम करते हैं, इसके ट्रांसलेशनल वाले को अलग कर लो, इसके रोटेशनल वाले को भी अलग कर लो। और ट्रांसलेशन को डील करना आपको आता है, रोटेशन को भी डील करने आपको बहुत इजीली आता है, सर्कुलर मोशन बन जाएगा सब कुछ। तो देखो, अब हम क्या करते हैं, इसमें इसके ना ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों पार्ट को अलग करते हैं। तो अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेशन वाला डायग्राम बनाऊं, तो देखो क्या दिखेगा मुझे। अब इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि वही वाला पहिया घूम नहीं रहा है, सिर्फ आगे चलता चला जा रहा है। तो क्या सेंटर ऑफ मास VC से जा रहा होगा? और सेंटर ऑफ मास ही नहीं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये वाला जो पार्टिकल है ये भी तो VC से ही आगे जाएगा। अरे पहिया जाम है भाई, पूरा पूरा व्हील घसीटते हुए लेकर जा रहे हो आगे की तरफ, तो पॉइंट P भी आगे जा रहा होगा VC से।
और पॉइंट पी ही नहीं, जितने भी पॉइंट्स आप लोकेट कर सकते हो इस पहिया के ऊपर, सारे के सारे, मान लो अगर आपने कोई पॉइंट यहाँ लिया होता, कोई पॉइंट यहाँ लिया होता, यहाँ लिया होता, यहाँ, कोई सा भी पॉइंट ले लो, सारे के सारे पॉइंट्स सेम वेलोसिटी से, और कौन सी वेलोसिटी, जो उसके सेंटर ऑफ मास की है, उसी से पूरा का पूरा पहिया आगे की तरफ जा रहा है। ये तो सिर्फ आपने ट्रांसलेटरी वाले पार्ट को दिखाया है। फिर आपने देखा कि पहिया पूरा का पूरा प्योर रोटेशन भी तो कर रहा था जब साइकिल स्टैंड पर था। उस वाले पार्ट को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो, उस वाले पार्ट को ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये व्हील प्योरली रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पर। अब ये प्योर रोटेशन में है। अगर प्योर रोटेशन में है तो क्या सारे के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे? बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट पी, ये भी सर्कुलर मोशन ही कर रहा होगा। और इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या लिखोगे? आर इंटू ओमेगा लिखना, लिखोगे कि नहीं? आर इज रेडियस, ओमेगा जिससे ये घूम रहा है। ऐसे ही तीन चार पॉइंट में मार्क करता हूँ, तीन चार पॉइंट मार्क करता हूँ। मान लो कि एक काम करते हैं, इसको मैं ए वाला पॉइंट ले लेता हूँ, इसको बी वाला पॉइंट, और ठीक है, अभी के लिए तो हम एक काम करते हैं, इसको अगले वाले एग्जाम्पल में ढंग से देख लेंगे, लेकिन अभी तो बस हम ट्रांसलेशन और रोटेशन को बस अलग अलग दिखाते हैं। हम्म तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और आर ओमेगा वेलोसिटीज होंगी इनकी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना? इसमें आप बोल सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है, ये है प्योर ट्रांसलेशन वाला केस, और ये है प्योर रोटेशन वाला केस। बेसिकली हमने डिवाइड कर दिया, उसके ट्रांसलेशन को अलग कर दिया, रोटेशन को अलग कर दिया। ऐसा करने से क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। अब हम चाहते हैं कि पॉइंट पी का नेट वेलोसिटी लिख पाए, तो ट्रांसलेशन वाले की वजह से कंट्रीब्यूशन देख लो वेलोसिटी में, रोटेशन वाले की वजह से कंट्रीब्यूशन देख लो वेलोसिटी का, और दोनों का वेक्टर सम कर दो, है ना? तो देखो, ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पर मार्क कर देता हूँ पी पी। अगर मैं आपसे पूछता कि नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे काम और कर लेते हैं कि राइट साइड को आई कैप और अप साइड को जे कैप, ये बना देते हैं, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, अगर आप देखोगे तो ट्रांसलेशन की वजह से तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है वीसी वेलोसिटी से, तो इसको लिखोगे वीसी आई कैप, प्लस रोटेशन की वजह से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है दैट इज आर इंटू ओमेगा, और ये भी आप देख रहे हो कि राइट साइड ही है, तो क्या लिखोगे? आर ओमेगा आई कैप। अब इन्हीं दोनों का वेक्टर सम, क्योंकि आई कैप सेम है, तो ये सिंपली वीसी प्लस आर ओमेगा हो जाएगा आई कैप। जस्ट इमेजिन कि एक दूसरा पॉइंट है क्यू, एक दूसरा पॉइंट क्यू मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट क्यू है, इसको पॉइंट क्यू मैंने बनाया। अब क्यू वाले पॉइंट की अगर मैं आपसे वेलोसिटी पूछता तो आप क्या बताते? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू। अब बोलते कि सर ट्रांसलेशन वाला कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं और रोटेशन वाला देख लेते हैं, तो टोटल आ जाएगा। एक काम करो, आप ऐसे लिखा करो, ड्यू टू ट्रांसलेशन, ड्यू टू रोटेशन। और ट्रांसलेशन की वजह से देखना हो तो इस वाले डायग्राम में देखो, तो देखो क्यू के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इसको लिख दिया वी सी इंटू आई कैप, प्लस रोटेशन वाले का कंट्रीब्यूशन देखना है तो इस वाले डायग्राम को देखना पड़ेगा, और उसको देखने पे पता क्या चल रहा है कि आर ओमेगा से क्यू वाला पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, तो आर ओमेगा जे कैप में आ जाएगा। अब अगर आपको नेट स्पीड चाहिए, क्यू वाले पार्टिकल का नेट स्पीड चाहिए, तो अंडर रूट करके
भाई एक आई कैप में है, दूसरा जे कैप में है, तो ये कितना हो जाएगा, वी सी का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। तो नेट स्पीड इस तरीके से आ जाएगा। ऊपर वाले में नेट स्पीड यही था क्योंकि आई कैप में ही था टोटल का टोटल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल का आप वेलोसिटी लिख सकते हो, और वेलोसिटी ही नहीं, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी लिखा जा सकता है। और यही तो हमारा पर्पस था। हमारा भाई कुल मिला के पार्टिकल पी का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यही से हमसे पूछा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं 4 पॉइंट बनाता हूँ, जल्दी जल्दी आपको चारों पॉइंट के वेलोसिटीज लिखने हैं। ठीक है, एक नया डायग्राम बनाता हूँ और 4 पॉइंट लेते हैं, उस पे आपको सभी की वेलोसिटी लिखने हैं। मान लो ये एक व्हील है जो कि आगे की तरफ जा रहा है वी नॉट से, और घूम रहा है ओमेगा नॉट से, इसका रेडियस है आर, ये दे रखा है आपको। ठीक है, और इस व्हील के ऊपर आपको 4 पॉइंट गिवन है। ये रहा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये 4 पॉइंट्स हैं। आपसे बोला है कि बताना है वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सी क्या होगा, और वेलोसिटी ऑफ डी क्या होगा। वेक्टर फॉर्म में बताना है आपको। और ऐसा मान के चलते हैं कि राइट साइड का मतलब है आई कैप और अप साइड का मतलब है जे कैप। राइट साइड इज एक्स एक्सिस और वर्टिकली अपवर्ड वाई एक्सिस। तो हमें पता चल रहा है कि भाई ये सी टी आर्म कर रहा है, ये व्हील, ये वाला। तो दोनों ही कंट्रीब्यूशन आएगा, ट्रांसलेशन और रोटेशन। वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन, वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, दोनों ही आने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये करते हैं कि इसके ट्रांसलेशन वाले को अलग कर लेते हैं, रोटेशन वाले को अलग कर लेते हैं। तो ये रहा ट्रांसलेशन वाला, जिसमें हमें ये पता है कि सारे के सारे पार्टिकल्स v वेलोसिटी से यहाँ पे v नॉट से जा रहे हैं सारे के सारे, प्लस रोटेशन वाला अगर आप देखोगे कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशन हो रहा है। इसका मतलब ये आर ओमेगा नॉट से इधर जा रहा है, ये वाला पॉइंट आर ओमेगा नॉट से नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाला पॉइंट आर ओमेगा नॉट से लेफ्ट साइड, और ये वाला पॉइंट आर ओमेगा नॉट से अप साइड। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए पूछूं, तो भाई वेलोसिटी ऑफ ए में देखो, इतना है राइट साइड, इतना है लेफ्ट साइड। ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों का कंट्रीब्यूशन देख रहा हूँ, तो ट्रांसलेशन की वजह से तो है वी नॉट का आई कैप, प्लस रोटेशन की वजह से है आर ओमेगा नॉट माइनस आई कैप। तो ये नेट कितना बन गया, ये नेट बन गया वी नॉट माइनस आर ओमेगा आई कैप। ठीक है, ऐसे अगर मैं पॉइंट बी का वेलोसिटी पूछता, बी कहाँ है, यहाँ, अगर इसका वेलोसिटी लिखना है तो पहले उसका ट्रांसलेशन वाला देखो, फिर उसका रोटेशन वाला देखो। तो ट्रांसलेशन वाला इधर है, रोटेशन वाला इधर है। अब ट्रांसलेशन वाले तो हमें पता है कि वी नॉट आई कैप है, रोटेशन वाला है तो आर ओमेगा, लेकिन किधर, माइनस जे कैप में, ये रहा। अब स्पीड लिखना होगा तो इसका रिजल्टेंट आप लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन अगर सी वाले पार्टिकल का वेलोसिटी लिखना है तो ट्रांसलेशन की वजह से, रोटेशन की वजह से, दोनों की वजह से लिखेंगे। और सी वाले पॉइंट को देखो कहाँ पे है, ये वाला है, तो ट्रांसलेशन की वजह से तो यही आएगा, रोटेशन की वजह से वो भी आगे आएगा। तो ये कितना बन जाएगा, देखो वी नॉट तो बना आई कैप, और आर ओमेगा बना आई कैप, दोनों ही राइट साइड है। तो ये सिंपली हो जाएगा वी नॉट प्लस आर ओमेगा आई कैप। फिर अगर डी पॉइंट की बात करता है, डी पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे ट्रांसलेशन, यहाँ पे रोटेशन, तो ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस ड्यू टू रोटेशन, यही लिखोगे ना। अब ट्रांसलेशन की वजह से मुझे पता है कि ये रहा वी नॉट आई कैप, और रोटेशन की वजह से ये रहा आर ओमेगा जी कैप। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट पी का आप वेलोसिटी लिख सकते हो। और अगर आपसे पूछूं कि ए बी सी डी चारों में कौन सा पार्टिकल ऐसा है जिसका स्पीड मैक्सिमम है, आप देख के बता सकते हो पॉइंट सी का, क्योंकि इसमें दोनों क्वांटिटी ऐड हो रही है। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करता
तो ये आता वी नॉट माइनस आर ओमेगा, और ये आता अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर, और ये आता वी नॉट प्लस आर ओमेगा, और ये आ जाता अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर, है ना। तो आप देख सकते हो कि वी सी इज लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वाइज, फिर है वी बी और वी डी, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों बड़े हैं वेलोसिटी ऑफ ए से। जे एडवांस में सीधे सवाल आया है, यही सवाल पूछा गया आपसे, तो उसका जवाब कुछ कुछ ऐसे ही देना था। हालांकि उसका एक और तरीका था, शॉर्टकट तरीका, जब हम रोलिंग पढ़ लेंगे तब वो वाली बात, इंस्टेंटेनियस एक्सिस वगैरह जब पढ़ लेंगे तब आएगा वो। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम वेलोसिटी लिख सकते हैं किसी भी पार्टिकल का, किसी भी बॉडी का, जिसमें जिसमें बॉडी अगर सीटीआरएम कर रहा हो, है ना। इसमें एक और एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, सीटीआरएम में ही एक क्वेश्चन देता हूँ, लिखना। एक व्हील है, एग्जाम्पल नंबर इसको 2 लिख लेते हैं, ठीक है। एक व्हील है जो कि ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, ओमेगा से और वी से, ये आगे की तरफ जा रहा है। सवाल इन्होंने ये बोला है कि व्हेन, एक चीज और है, इन्होंने बोला है कि गिवन ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई 2r या वी बाई आर, इसमें इन्होंने जो दिया है वी बाई आर, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर गिवन है, और बोला है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी। पॉइंट पी कहाँ पे है, ये रहा, अभी कांटेक्ट में पॉइंट है पी। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी व्हेन डिस्क रोटेटेड बाई रोटेटेड बाय 180 डिग्री। सवाल क्या है, जब डिस्क 180 डिग्री से रोटेट कर जाएगा तब आपको बताना है कि पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सबसे पहले तो ये सोचो कि 180 डिग्री जब रोटेट कर रहा है ये बॉडी, उतने टाइम में पूरा पूरा व्हील कितना आगे जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन, टाइम कितना लग रहा है 180 डिग्री रोटेट होने, पहले तो ये पता करते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी यूज करेंगे हम। क्या यूज कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, तो टी कितना आएगा, थीटा बाई ओमेगा, और थीटा कितना है पाई, 180 डिग्री दिया है इसलिए, डिवाइड बाई ओमेगा। तो कुल मिला के जो टाइम मिला है दैट इज पाई बाई ओमेगा। अब ये देखते हैं कि पाई बाई ओमेगा में पूरा पूरा व्हील कितना आगे चला जाएगा, क्या वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो देखो एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, तो वी कितना है वी, और टी कितना है। अब मुझे ये तो पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, तो ये कितना हो जाएगा देखो, वी इंटू पाई बाई वी बाई, तो यहाँ से आ गया आर इंटू पाई इंटू आर के बराबर आया। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर इसमें बड़ी बात क्या है, वो तो हमको पहले से पता था कि 180 डिग्री पर 180 डिग्री से घूम जाएगा तो v इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर हो जाएगा। जरूरी नहीं, अगर v इक्वल टू आर ओमेगा नहीं नहीं होता ना तो फंस जाते आप। इसलिए बेटर यही है कि पहले टाइम पता करो कि कितने टाइम में घूम रहा है, उतने टाइम में कितना आगे जाएगा। सेम तरीके से करोगे तो आंसर सही आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार ये रोल कर ही रहा हो, है ना। तो खैर इसका अगर मैं फाइनल वाला कंडीशन बनाऊं
तो व्हील कहीं यहाँ आ गया होगा। ठीक है, और ऐसा होने पर ये जो पॉइंट था, पॉइंट पी, घूम के कहाँ चला आया होगा, यहाँ। और ये वाला लेंथ कितना है, पाई इंटू आर के बराबर। और ये तो हमें पता है ये कितना होता है, ये तो डायमीटर है, 2r के बराबर। इसका मतलब हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो यही वाला लेंथ तो पूछा है कुल मिला के। क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी यही वाला, येलो वाला लाइन ही तो होगा। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। तो देखो, पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, तो r इंटू पाई स्क्वायर बाई 4। इस तरीके से आपका आंसर आ जाना चाहिए। खैर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं हम, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लो कि एक व्हील है, एक व्हील है जिसमें जिसमें ये पॉइंट है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, वर्टिकल से थीटा एंगल है। ये पूरा पूरा सेंटर जो है इसका वी से आगे जा रहा है, और ये बॉडी ओमेगा से घूम भी रहा है, सी टी आर एम कर रहा है, गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, ये गिवन है आपको। अब बोला स्पीड ऑफ पॉइंट पी, फाइंड स्पीड ऑफ पी। एक बार ट्राई करिएगा खुद से, फाइंड स्पीड ऑफ पॉइंट पी। इस वाले पॉइंट का स्पीड चाहिए, टोटल स्पीड। क्या लगता है कैसे होगा, जो मैंने तरीका आपको बताया ना, ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस ड्यू टू रोटेशन, वही आने वाला है। अगर वो तरीका आपने अपनाया तो आंसर तो तुरंत ही आ जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। देखो, अगर आप इसका ट्रांसलेशन वाला डायग्राम बनाते, अगर इसको दो भागों में बांटते, ट्रांसलेशन और रोटेशन, तो आपको पता चलता है कि ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ इधर आएगी और वो v के बराबर आएगी, ठीक है। जबकि रोटेशन वाली वेलोसिटी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, तो जो रोटेशन वाली वेलोसिटी बनेगी वो r इंटू ओमेगा बनेगी। इसका मतलब यही वो दो वेलोसिटीज हैं जिनका रिजल्टेंट मिलने वाला है आपको वेलोसिटी या पॉइंट पी के रूप में। तो बस इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट लिखना है। अब देखो, जरा बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, थीटा, ठीक है। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ p विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ p ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस वेलोसिटी ऑफ p ड्यू टू रोटेशन। और ट्रांसलेशन की वजह से तो v आई कैप में आ गया, और रोटेशन की वजह से अगर लिखोगे तो वो कितना लिखोगे, देखो r ओमेगा तो आएगा आई कैप में, लेकिन r ओमेगा नहीं आएगा, r ओमेगा का cos थीटा आएगा, प्लस r ओमेगा का sin थीटा आएगा
जे गैप में। कुछ नहीं, बस इसी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। v प्लस, अच्छा क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि v इक्वल टू आर ओमेगा के है, तो जहां जहां आर ओमेगा है वहां v लिख दो। तो ये बन जाएगा v इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस v इंटू साइन थीटा जे कैप। अब अगर मुझे स्पीड निकालना है तो मैं अंडर रूट कर लेता हूँ इसका, तो हो जाएगा v प्लस v कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस v साइन थीटा का स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों का आंसर आ भी गया होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा और आगे तक चलते हैं। तो ये बनेगा 1 + 2 cos थीटा प्लस 1 बन जाएगा, इसको सॉल्व करके देख लेना। इधर से cos स्क्वायर थीटा आएगा, इधर से साइन स्क्वायर थीटा, तो वो 1 बन गया। तो 2 + 2 cos थीटा बनेगा, और 2 को कॉमन लोगे तो 1 + cos थीटा, और 1 + cos थीटा बोले तो 2 cos2 थीटा/2। तो अगले स्टेप में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 × 2 cos2 थीटा/2। तो जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 2v cos थीटा/2। 2v cos थीटा/2, मैग्नीट्यूड वाइज ध्यान रही, मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है हमने। अच्छा, अगर थीटा जीरो होता तो, अगर थीटा जीरो होता तो पार्टिकल यहाँ पे होता, और उस टाइम पे उसकी स्पीड 2v के बराबर आ जाती, 2v के बराबर आ जाती, जो कि ऑब्वियस है। खैर, ये भी आपने समझ लिया है। अब हम थोड़ा सा ना आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें करनी है। क्वेश्चंस और भी थे, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि हम कुछ और थियोरेटिकल बात कर लें अभी। तो इसमें ना एक ये कॉन्सेप्ट आता है कि भाई फॉरवर्ड स्लीपिंग का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड स्लीपिंग का मतलब क्या होता है। तो लिखो, देखो, हमने ये देखा कि जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट था, हम जानना चाहते हैं कि फॉरवर्ड स्लीपिंग क्या होता है और बैकवर्ड स्लीपिंग क्या होता है। तो एक कॉलम बना लो, फॉरवर्ड स्लीपिंग, बैकवर्ड स्लीपिंग। सोचो कि अगर, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ऐसा, ये तो कुछ गड़बड़ ही बन गया। ठीक है, स्टिल बेटर, नॉट गुड, नॉट बैड, नॉट गुड, नॉट बैड। तो हम ये जानना चाहते हैं कि फॉरवर्ड स्लीपिंग और बैकवर्ड स्लीपिंग का मतलब क्या होता है। अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको ये पता चलेगा, जैसे मान लेते हैं कि आगे जा रहे वी से और ये ओमेगा से घूम भी रहा है, तो आप इस बात को एग्री तो करेंगे कि इधर वी आता है और इधर आर ओमेगा आता है ना। रोटेशन की वजह से लोअर मोस्ट पॉइंट पीछे की तरफ जाना चाहता है आर ओमेगा से। इसके बारे में ऊपर ही अभी 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 हमने बात किया है ना। अब जस्ट इमेजिन कि अगर अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बड़ा हुआ आर ओमेगा से, सोचो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज्यादा हुई
तो ये वाला जो पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी ये वाली ज़्यादा है, तो ये वाला पॉइंट आगे की तरफ घसीटते हुए जाना चाहिए, VC माइनस आर ओमेगा से। नेट स्पीड आगे की तरफ होना चाहिए, और अगर नेट स्पीड आगे की तरफ हुआ, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। क्यों? क्योंकि ये आगे की तरफ घसीटते हुए जा रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। सिमिलर तरीके से अगर सोचो, सेम डायग्राम में इसमें बनाता, ये पार्टिकल है जो VC से आगे जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, तो इसको मैं VC लिखूंगा और इसको, अब मैं कह रहा हूं कि अगर VC लेस देन हुआ आर ओमेगा से, मतलब ये अगर ज्यादा हुआ, तो नेट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में आएगी। और अगर नेट वेलोसिटी पीछे की तरफ आई, तो मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्टिकल है लोअर मोस्ट पॉइंट व्हील का, वो पीछे की तरफ जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की तरफ। इसका मतलब ये बैकवर्ड स्लिपिंग हो रहा है। ज्यादा अच्छा है ना? ज्यादा अच्छा है कि आप ऐसे समझो, अगर फ्रिक्शन पीछे तो स्लिपिंग आगे, और अगर फ्रिक्शन पीछे सॉरी अगर फ्रिक्शन आगे तो स्लिपिंग पीछे। उस तरीके से याद कर लो। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग बैकवर्ड स्लिपिंग का मतलब आप समझ गए हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप बॉल को रोल करा के, स्पिन करा के बस ऐसे छोड़ दें, लुढ़काना नहीं है, फेंकना नहीं है, बस स्पिन करा के जस्ट सरफेस पे छोड़ दो, तो वो अपने आप ही रोल करते हुए आगे निकल जाता है। क्योंकि जैसे आप छोड़ते हो ना, तो इन्हीं में से कोई एक केस बन रहा होता है कि उस पता चला उसका आर ओमेगा ज्यादा है, ये वाला केस। घुमा के फेंका, तो आर ओमेगा पहले ज्यादा था, तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग रहा था, तो आगे की तरफ भाग रहा था जब स्पिन करके छोड़ा था, है ना? अच्छा बताओ, फॉरवर्ड स्लिपिंग के केस में जरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फॉरवर्ड स्लिपिंग के केस में फ्रिक्शन क्या कर रहा है? वेलोसिटी घटा रहा है या वेलोसिटी बढ़ा रहा है? मतलब स्पीड घटा रहा है या स्पीड को बढ़ा रहा है? फ्रिक्शन का यूज क्या हो रहा है? फ्रिक्शन का यूज कहाँ हो रहा है? तो देखो, इस वाले केस में आप देख रहे हो कि बॉडी जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास आगे आगे की तरफ था, और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ये रहा फ्रिक्शन। इसका मतलब टू डिक्रीज वेलोसिटी या टू डिक्रीज स्पीड, जो फ्रिक्शन है यहाँ पे स्पीड को घटा रहा है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा रहा है घटा रहा है, देखते हैं। सोचो, ओमेगा इस सेंस में, और फ्रिक्शन इधर लगने का मतलब टॉर्क भी तो इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या कह सकते हो कि फ्रिक्शन इसकी ओमेगा को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो आप लिख दो टू इंक्रीज। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करता, तो सेकेंड वाले केस में, देखो बैकवर्ड स्लिपिंग के केस में VC आगे फ्रिक्शन आगे, तो फ्रिक्शन स्पीड का सपोर्ट कर रहा है, फ्रिक्शन स्पीड का सपोर्ट कर रहा है। तो आप बोलोगे कि फ्रिक्शन का यूज कहां कहां जा रहा है? टू इंक्रीज स्पीड। और आप देख पा रहे हैं कि ओमेगा ऐसा है और टॉर्क ऐसा जा रहा है, फ्रिक्शन इधर है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अब फ्रिक्शन चाहता है कि ओमेगा घट जाए, तो आप लिख दो टू डिक्रीज ये ओमेगा लिखना था भाई।
गलती मत कर देना। ठीक है, तो ये आपने देख लिया फॉरवर्ड स्लिपिंग का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड स्लिपिंग का मतलब क्या होता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई एक्सेलरेशन सीआरटीएम मोशन में या सीटीआरएम मोशन में कह लो, एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे। देखो हेडिंग लिख लो, एक्सेलरेशन इन एक्सेलरेशन इन सीटीआरएम। अगर कोई पार्टिकल कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल का कैसे निकालेंगे, इस पे बात कर लेते हैं। वही वाला डायग्राम बनाओ, तीन पहिया, ये एक पहिया जिसका आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए है और इधर है अल्फा। जिस तरीके से हमने अभी वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की बात किया था उसी तरीके से अब हमें एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दिखाना है। आप इसको ऐसे बना सकते हो कि भाई ये जो ये प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, इसके सारे सारे के सारे पार्टिकल्स ए से आगे जा रहे हैं, ए से एक्सेलेट हो रहे हैं आगे की तरफ, प्लस अगर ये बॉडी प्योर रोटेट कर रहा है, सेकंड केस में रोटेशन होता है, ये ट्रांसलेशन वाला पोर्शन बना है, ये रोटेशन वाला, तो हमें ये पता है कि क्योंकि ये अल्फा से घूम रहा है तो इस पार्टिकल के पास आर अल्फा होगा, इस पार्टिकल के पास आर अल्फा होगा, इस वाले पार्टिकल के पास भी आर अल्फा होगा और इस वाले के पास भी। क्या लगता है ये नेट एक्सेलरेशन है या कुछ मिसिंग है? सोचो सोचो, मुझे लग रहा है कुछ तो मिसिंग है। सोच के देखो, अगर इन्होंने बोला होता कि ये बॉडी, इस बॉडी के पास कुछ ना कुछ ओमेगा भी है, अगर ओमेगा दिया होता तो यहाँ ओमेगा भी होता, और ओमेगा होने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी तो आता। भाई ये तो टेंजेंशियल है ना, ये तो ट्रांसलेशन की वजह से आया, ये सेंट्रीपिटल सॉरी टेंजेंशियल है, सेंट्रीपिटल भी तो हो सकता है। इट मींस अगर ओमेगा गिवन है तो आपको इसका सेंट्रीपिटल भी दिखाना पड़ेगा। तो देखो, पर हमें ये पता है कि सेंट्रीपिटल इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, तो इस वाले केस में आर ओमेगा स्क्वायर, इस वाले केस में भी आर ओमेगा स्क्वायर, इस वाले केस में भी आर ओमेगा स्क्वायर, और इस वाले केस में भी। भाई प्योर रोटेशन वाले केस में ही सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ट्रांसलेशन में तो बात करेंगे नहीं। इट मीन्स अब अगर मैं मार्क कर लेता हूं, मान लो ये है पॉइंट ए, बी, सी, डी, चार पॉइंट्स हैं। चारों पॉइंट में सबसे पहले मैं ए वाले पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन लिखना चाहता हूं। तो देखो, ए वाले पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन अगर लिखना चाहता हूं तो इसका ट्रांसलेशन की वजह से एक्सेलरेशन लिखूंगा और इसका रोटेशन की वजह से लिखूंगा। ट्रांसलेशन की वजह से तो ए आई कह पाएगा ये वाला, और रोटेशन की वजह से एक जे कैप में है एक आई कैप में है, ये अल्फा है, तो ये तो बनेगा आर अल्फा माइनस आई कैप में प्लस आर ओमेगा स्क्वायर है जे कैप में, तो कुल मिला के ए माइनस आर अल्फा आई कैप में। इस तरीके से हम एक्सेलरेशन पॉइंट ए लिख सकते हैं। अब सोचो, अगर हमसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा होता तो कैलकुलेट कर लेते, बड़ी बात थोड़ी है ना। अब आपको कैलकुलेट करना है पॉइंट बी का, कि भाई अगर पॉइंट बी का नेट एक्सेलरेशन लिखना चाहते हो तो पॉइंट बी यहाँ पे है, ट्रांसलेशन की वजह से यहाँ आया और रोटेशन की वजह से ये रहे। तो देखो ट्रांसलेशन की वजह से तो ए आई कैप आ गया, रोटेशन की वजह से क्या आया, आर ओमेगा स्क्वायर, तो
माइनस आई कैप में प्लस आर अल्फा किधर है, माइनस जे कैप में। तो ये आ गया ए माइनस आर, और एक तो कि आर ओमेगा स्क्वायर है, आर ओमेगा स्क्वायर प्लस आर अल्फा माइनस जे कैप में। सिमिलरली अगर आप एक्सेलेरेशन ऑफ सी लिखोगे, सी पार्टिकल यहाँ पे है, इसका ट्रांसलेशन वाला ये रहा, रोटेशन के दो कंपोनेंट इधर है, तो सीधे लिखते हैं हम ए आई कैप, सीधे लिखो ए प्लस आर अल्फा, ए और आर अल्फा दोनों आई कैप में है, प्लस आर ओमेगा स्क्वायर माइनस जी कैप में है। सिमिलरली अगर एक्सेलेरेशन ऑफ डी पॉइंट लिखते हैं तो वो भी लिखा जा सकता है, डी पॉइंट यहाँ है, यहाँ, यहाँ। तो डी पॉइंट के पास ए आई कैप तो होगा ही, प्लस आर ओमेगा स्क्वायर आई कैप होगा, प्लस आर अल्फा जे कैप, ये रहा, है ना। तो आपने देखा कि किसी भी पॉइंट पार्टिकल, किसी पार्टिकल का हम एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं।